नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। झारखंड में नौकरियों के हाल से परेशान होकर के छात्र अलग ऑप्शंस के लिए जाते हैं। हिमांशु जी भी उन्हीं में से एक थे, जब वो झारखंड की एग्जाम्स की तैयारी कर करके और अब अंततः रुख किया उन्होंने बीपीएससी की तरफ और सफल होकर के लौटे हैं। बीपीएससी 201 रैंक के साथ इन्होंने एग्जाम क्रैक किया और अब लौटे हैं। फिलहाल इनकी जर्नी जानेंगे। काफी लंबी जर्नी रही है इनकी और चाणक्य से ही रही है। इस वक्त हम मौजूद है चाणक्य आईएएस अकेडमी हजारीबाग में। आपको बता दें कि यहां से इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया और उसके बाद अब बीपीएससी क्रैक करके और हजारीबाग का नाम रोशन किया है। पहले तो आप बताइए इस वक्त का अनुभव बताइए आप। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। फीलिंग का तो मैम क्या बताऊं, बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही हैप्पी और काफी मतलब इलेटेड हूं मैं अभी। अच्छा, बताइए कि शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले स्कूलिंग कहाँ से हुई, कब सोचा आपने कि ऐसो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ पूरा दुनिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तवज्जो दिया, ये सब के बारे में बताइए। मैम मैंने स्कूलिंग सैनिक स्कूल दिल्ली से करी है। वो एक आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है स्कूल। तो 12th मैंने आईएससी वहीं से किया। तो मेरा रुझान वहां पे जो है वो आर्मी की तरफ हो गया। तो मैं आर्मी में जाना चाहता था एज एन ऑफिसर। तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, मैंने उसका एग्जाम ट्राई किया। तो 3 बार मैंने एग्जाम रिटर्न लिखा, तीनों बार मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। तो रिटर्न के बाद उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो तीनों अटेम्प्ट में मेरे अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट 5th डे होता है कॉन्फ्रेंस, तो मैं तीनों बार मैं 5th डे कॉन्फ्रेंस में मैं बाहर हो गया। मेरा फाइनल सिलेक्शन वहां नहीं हुआ। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि मैं और दूसरा करियर ऑप्शन में क्या कर सकता हूं। तो उसके बाद फिर मैंने 2017 में सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और वहां भी देश सेवा का उतना ही मौका मिलता है जितना आर्मी में मिलता है। तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ अपनी तैयारी की शुरुआत करी। चाणक्य आईएएस अकेडमी में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया 2017-18 सेशन में और यहीं से मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो ग्रेजुएशन करके ज्वाइन किया या फिर 12th के बाद ही ज्वाइन किया था? ग्रेजुएशन के जब मैं लास्ट ईयर में था मैम, उसमें मैंने ज्वाइन किया ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी एक गलती थी। अगर मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करता तो हो सकता है मेरा रिजल्ट इससे और बेहतर आ सकता था। अब मुझे लगता है कि अभी जो नए बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब 12th के बाद से ही कहीं ना कहीं इसकी तरफ आ जाना चाहिए। जी मैम, जो डेडिकेटेड है कि मुझे सिविल सर्विसेज का ही तैयारी करना है और सिविल सर्विसेज में करियर बनाना है, उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि समय ज्यादा मिल जाता है। ग्रेजुएशन में 3 साल आप ऑलरेडी 3 साल हो जाता है, अब तो 4 साल का हो गया है ग्रेजुएशन। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर से ही लग जाएं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आपने सुना है मैंने कि आपने यूपीएससी भी दिया है, जेपीएससी भी दिया है और फिर जाकर के बीपीएससी दिया और वहां क्लियर हुआ। जी मैम, ये बात सच है। मैंने तैयारी जो है यूपीएससी की ही करी थी। मैंने सीरियस यूपीएससी का तैयारी किया। 2017-18 मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी में कोचिंग लिया और यहीं के इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इस इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में मैंने लगभग 4 साल सेल्फ स्टडी किया बैठ करके। तो यूपीएससी पहला अटेम्प्ट में ही मेरा प्री निकल गया था। मेंस मेरे 12 मार्क्स से नहीं हुए थे और उसके बाद मेरे जो अगले 2 यूपीएससी का अटेम्प्ट थे उसमें मेरा क्वालिफाइंग पेपर रुक गया था। जो सी सेट होता है वो पिछले बार 1 मार्क्स से और उसके पिछले बार 16 मार्क्स से सी सेट का पेपर रुक गया था और जो मेरिट वाला पेपर था उसमें मेरे कटअप से लगभग 25 मार्क्स ऊपर दोनों बार ही थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मेंस लिखने का मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ स्टेट कमिश्नर का भी एग्जाम दूं। तो मैंने पिछला जेपीएससी भी पिछला दिया था लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद ये मेरा बीपीएससी था, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू और फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर हो गया है। और अभी साथ साथ जेपीएससी का भी मैंने अभी 11 to 14 जेपीएससी का मेंस भी अभी लिखा हुआ है, 11 to 13 का, और इसका भी रिजल्ट अभी मेरा आना बाकी है जेपीएससी का। जेपीएससी में क्या लग रहा है, जिस हिसाब से आपने एग्जाम दिया, परीक्षा दिया, क्या लग रहा है जेपीएससी में होगा? जेपीएससी का मेंस मेरा मैम बहुत अच्छा गया है और मैं होपफुल हूँ कि मेरा जेपीएससी में भी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर जेपीएससी में आ गया तो फिर? अगर मैम मेरा जेपीएससी में भी रिजल्ट आ जाता है तो झारखंड मेरा होम स्टेट है, मेरा गृह राज्य है। तो मैं चाहूंगा कि प्रीफर करूंगा कि मैं अपने होम स्टेट में ही मैं सर्विसेज दूं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि आपने एसएसबी दिया था 3 बार और उसके बाद फिर यूपीएससी, फिर उसके बाद फिर जेपीएससी और तब जाकर के बीपीएससी में निकला। इस बीच काफी हताश भी हुए होंगे। जो इस बीच का जो फेज था, क्योंकि सफलता के बाद सफलता का कहानी बताना थोड़ा आसान हो जाता है, वो जो फेज चल रहा होता है तब बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आपने क्या महसूस किया था? जी मैम, ये बहुत ही मेरे लिए डिफिकल्ट जर्नी थी क्योंकि जब सिलेक्शन आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो नहीं होता है तो बहुत ही निराशा लगता है। और ये ऐसा एग्जाम है कि आप
सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में भी आउट होते हैं तो वापस आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो इस बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशल धन्यवाद मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, मेरे पिता, मेरे माता। उसके अलावा सर, मैम चाणक्य आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं रीमा मिश्रा मैम और विनय मिश्रा सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं इनसे मिलता था बीच बीच में, सर गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे। मैं बोलता था कि सर मुझे तैयारी अब छोड़ देनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए क्योंकि नहीं हो पा रहा है। लेकिन विनय सर हमेशा मुझे बोलते थे नहीं, तुम एक प्रयास और करो, तुम एक प्रयास और करो। मोटिवेट करते थे, कुछ भी चीज की जरूरत हो, तुम्हें क्लास करना है, तुम्हें कोई मटेरियल चाहिए, तुम्हें अगर पैसे की भी आवश्यकता है तो मुझसे मांग लिया करो बेझिझक, लेकिन तुम मेहनत करते रहो, तुम पढ़ते रहो। तो इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता था और मैं फिर से नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ तैयारी करता था। और इस बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे अच्छे, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, जिसमें सुशांत भैया हैं, अभिषेक सोनी है, ब्रजकिशोर पांडे है, विनय शर्मा है, राकेश विक्रमादित्य है। इन सब दोस्तों ने भी मेरा काफी सपोर्ट किया, समय टाइम टू टाइम बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, झारखंड में आपने कहा कि जेपीएससी का आपने तैयारी किया था। झारखंड में जिस तरह जेपीएससी की हालत है और उसके बाद फिर उधर से लगातार कह सकते हैं एक तरह से फेल्योर मिलने के बाद फिर जेपीएससी का तैयारी करना, ये फेज आपने कैसे चुना था? क्योंकि रिजल्ट रेगुलर नहीं मिलता है, फिर फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं परेशानियां आती रहती है झारखंड में। जी मैम, अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स में झारखंड में चैलेंजेस तो हैं, एग्जाम्स रेगुलर नहीं होते। अगर एग्जाम्स हो जाती है तो रिजल्ट समय पर नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो कई बार कोर्ट में केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसी सब चीजों की वजह से मैंने सोचा कि मुझे दूसरे स्टेट में भी ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैंने बिहार के एग्जाम्स और यूपी के एग्जाम्स भी मैंने सोचा था देने का। तो इसलिए मैंने फिर बिहार का एग्जाम ट्राई किया, बीपीएससी का, और 69th बीपीएससी में मेरा चयन हो गया। अच्छा, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे, जेपीएससी का भी आपने किया, कहाँ चेंजेस आया फिर बीपीएससी में? मतलब कि सिलेबस में कहीं चेंजेस आया होगा, काफी हद तक तो सेम होगा, कहीं कहीं चेंजेस आया होगा, वो चेंजेस कहाँ थे? मैम देखिए, यूपीएससी की तैयारी की सबसे यही खास बात है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको स्टेट कमीशन के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। कोई भी स्टेट कमीशन जो किसी भी स्टेट का है तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है यूपीएससी से ओवरलैप करता है। एडिशनल जो 10 से 15% चीजें हैं, जैसे बिहार के लिए मुझे बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ा, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 महीना दिया था और 1 महीने मैंने चीजों को कवर कर लिया था। सिमिलरली जब मैंने जेपीएससी का एग्जाम दिया तो झारखंड स्पेशल के लिए मुझे 1-1.5 महीने की तैयारी करनी पड़ी, तो 1-1.5 महीने में झारखंड स्पेशल की भी तैयारी हो गई थी। तो मुझे अलग से कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा मेरे यूपीएससी। कितना वक्त देते थे हर दिन पढ़ाई को? पढ़ाई तो मैम करनी पड़ती है, क्योंकि आप पढ़ते हैं फिर आप चीजों को भूल जाते हैं, तो फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो अभी अगर आप मेरे रूटीन के बारे में पूछें तो पिछले 7 सालों से मेरा डेली का, ऑलमोस्ट डेली का, शायद ही मैंने साल में 2-4 दिन छुट्टी ली होगी, डेली मेरा 8 से 10 घंटे रोज की मेरी सेल्फ स्टडी होती थी। कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं? मैं शिफ्ट में पढ़ाई करता था, जैसे कि 2-2 घंटे की शिफ्ट हो गई या 2.5 घंटे की शिफ्ट हो गई, बीच में 10 मिनट का ब्रेक हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता था कि 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी मेरी रोज होनी चाहिए। युवा हैं, इस बीच कभी कोई डिस्ट्रैक्शन लगा, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने का मन किया? क्योंकि अभी जो बाहर का लाइफ है, जो सोशल मीडिया जिस लाइफ से युवाओं को प्रभावित करती हैं, उस चीज से कभी कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ? डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें तो काफी थी मैम, लेकिन मैंने उस पर कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। मेरा जो गोल था, मेरा जो टारगेट था, मेरा हमेशा से उसी के प्रति मेरा जो टारगेट था, मैंने उसी के ऊपर फोकस करते रहा। तो डिस्ट्रैक्शंस थी, चीजें थी, लेकिन मैं उधर इंडल्ज नहीं हुआ। मैं उधर मैंने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखा और उसी का मुझे आज परिणाम मिला है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजों के लिए बेस आपको कहाँ से मिला है? हाँ, ये मैम जो मेरी बेसिक तैयारी हुई, मैंने पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ कि जो मेरी बेसिक तैयारी हुई वो चाणक्य आईएएस एकेडमी से ही हुई। 2017-18 यूपीएससी के सेशन में मैंने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो दिल्ली से आते हैं और यहाँ पे मेंटर्स भी हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं। तो बेसिक तैयारी मेरी जो हुई है चाणक्य आईएएस एकेडमी के ही कोचिंग से हुई है। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करना चाहते हैं? जी जरूर मैम, जितने भी युवा आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो आने वाला समय के एस्पिरेंट्स हैं, मैं यही बोलूंगा कि आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप अर्ली स्टार्ट करें। आप 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, डेडिकेशन के साथ लगे रहें, डिसिप्लिन के साथ लगे रहें, पेशेंस भी रखें और साथ ही साथ प्लान बी और प्लान सी पे भी काम करते रहें अपना, क्योंकि सीट्स बहुत कम आती है मैम। बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप अपना प्लान बी और प्लान सी ऑप्शन जो आप कर सकते हैं करियर में, उसको हमेशा अपने लिए ऑन रखें। आप अपने ऑप्शंस को, 2-3 ऑप्शंस को हमेशा खुला रखें।
अच्छा, आपके लिए तो प्लान बी बीपीएससी था जो कि निकल गया, प्लान सी क्या था फिर? जी मैम, मेरा प्लान ए यूपीएससी था। प्लान बी में मैंने स्टेट्स कमीशन को रखा हुआ था। इन केस अगर मेरा स्टेट कमीशन में भी नहीं सिलेक्शन होता तो मैंने प्लान सी के रूप में मैंने टीचिंग को अपना सोचा था कि मैं टीचिंग के करियर में आगे बढ़ूंगा, जिसमें मैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे या टीचर के पद पे, या फिर मैं प्राइवेट ही कोचिंग्स होते हैं उसमें एक फैकल्टी के रूप में मैंने सोचा था कि मैं आगे काम करूंगा। ये मेरा प्लान सी था। जैसे कि इतने फेलियर्स हुए और इतना जो साल का गैप लगा, उस बीच कहीं से कोई डिमोटिवेशन भी मिला? जैसे कि आपने कहा कि परिवार ने आपको बहुत मोटिवेट किया, यहाँ के टीचर्स ने किया, दोस्तों ने किया, तो कहीं ऐसा भी होगा कोई फेज या फिर कोई ऐसा चीज होगा जो डिमोटिवेट लगातार कर रहा होगा? जी मैम, काफी ऐसी चीजें हुई, काफी चीजें कानों में आती थी। बहुत सारे लोग पूछते थे, मेरे पेरेंट्स को पूछते थे, या पता चल जाता था, लोग बोलते थे कि आपका बेटा इतना साल से पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। काफी परिहास उपहास भी लोगों ने उड़ाया कि पढ़ते रहेगा, इतना साल से पढ़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, दिखावा कर रहा है। ऐसे ऐसे चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन उन सब चीजों से मुझे जरा भी रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मुझे पता था कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और अगर मेरे प्रयास में सच्चाई है, मेरे मेहनत में सच्चाई है, तो भगवान उसका मुझे फल एक दिन जरूर देगा। ये मेरा विश्वास था। रीमा मिश्रा मैम, विनय मिश्रा सर चाणक्य के जो डायरेक्टर है, उनका विश्वास था, मेरे पेरेंट्स का विश्वास था, और उसी विश्वास का आज फल है कि आज अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे मिल गया। अभी घर पर क्या माहौल है? अभी मैम काफी खुश हैं, घर में लोग काफी खुश हैं, मेरे पेरेंट्स काफी खुश हैं, भाई बहन भी काफी खुश हैं, और ये मेरे लिए एंड नहीं है मैम। मैं खुश हूँ, काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे और आगे जाना है, अभी मुझे और प्रयास करना है, इससे और ऊंचे पद पे, इससे और बड़े पद पे अभी मुझे जाना है, और मैं उसके लिए प्रयास करते रहूंगा। सिविल सर्विसेज क्लियर करना, बीपीएससी एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप इस पद में आने के बाद किस तरह से आप देखेंगे? अगर आप झारखंड में जाते हैं, होम स्टेट के लिए अगर काम करते हैं, तो फिर तो आप झारखंड के लिए काम करेंगे, लेकिन बिहार के लिए आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं बिहार को? देखिए मैम, हम भारत के वासी हैं, पूरा भारत ही हमारा है, कन्याकुमारी से लेकर केरल तक, और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, पूरा भारत, हम भारत के वासी हैं। तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूं, मुझे जहां भी अवसर मिलेगा पूरे भारत में सेवा देने का, अपने लोगों के लिए काम करने का, तो मैं वहां करूंगा। चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी मैं सेवा देने के लिए तैयार हूं, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। झारखंड मेरा होम स्टेट है, तो हर कोई की चाहत होती है कि अपने घर के नजदीक रहे, अपने होम स्टेट में रहे। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर, और अगर नहीं होता है झारखंड में, तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे बिहार में सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों का जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का मुझे मौका मिलेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। एक बार आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका घर कहाँ हुआ और नाम के साथ। जी मैम, मेरा नाम हिमांशु रंजन हुआ, पिता श्री इंद्रनाथ प्रसाद कुशवाहा। मैं ग्राम डाढ़ा, जो कि इचाक प्रखंड के अंतर्गत आता है, हजारीबाग जिला का मैं स्थायी निवासी हूं। अभी आपने देखा कि हिमांशु किस तरह से नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े, और हालांकि जितने भी साल लगे, लेकिन उन सालों में इन्होंने सफलता हासिल किया, और काफी युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि किस तरह आप आगे चलते रहिए और हार नहीं मानना है। कहीं ना कहीं जाकर के आप अगर मेहनत करते रहे तो वो मेहनत आपका रंग जरूर लाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।